करता हूँ भारतीय तरफ से डॉक्टर सदानंद जी और डॉक्टर रामेश्वर त्रिपाठी जी, गुलेन जी, राकेश जी और सामने बैठे हुए भाई रत्नशंकर पांडे जी, आदरणीय देवी सिंह जी, विपिन जी, तिवारी जी, हमारे दीपक शर्मा जी और साथियों, सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र के बहुत बड़े पहरुए कवि धूमिल जी की स्मृति को सादर नमन करता हूँ कि और रत्नशंकर जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि वो उनकी स्मृति में हर वर्ष इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, जिसमें न केवल यहाँ के साथी भाग लेते हैं बल्कि बाहर से भी उद्भट विद्वान को बुलाते हैं और उनके विचारों को हम लोगों को सुनने को मिलता है, तो हम उनके आभारी हैं। आज आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर त्रिपाठी जी ने जो सार्थवाह पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दिया है गुलेन जी को, तो मैं पहले तो रामेश्वर त्रिपाठी जी को साधुवाद देता हूँ अच्छे चयन के लिए। अच्छे कवि का चयन किया उन्होंने। गुलेंद्र पटेल को इस सार्थवाह पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। गुलेंद्र जी ने जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है जो थमती हुई नजर आ रही थी पिछले समय से, उसकी लगता है कि बागडोर थाम लिया है। गुलेंद्र को बहुत बधाई इसके लिए। और जिस तरह से उनकी कविताएं आ रही हैं, अभी मुझे याद है एक बड़ी पत्रिका में, भारत की एक बड़ी पत्रिका में उनकी एक कविता छपी, बहुत जोरदार कविता, खेत से किसानी से जुड़ी हुई कविता। लेकिन उस पर एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने आपत्ति की और कहा कि ये क्या लिख रहे हैं बोले, क्या लिख दिया, ये सब बेकार का है। मतलब वो उपेक्षा भाव से उन्होंने टिप्पणी की। और आप सबको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि इस देश के 80% छोटे बड़े कवि गुलेंद्र के पक्ष में खड़े हो गए कि नहीं, वह कविता सही है। ये इस आपके बच्चे को पूरे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे साहित्यकारों, आलोचकों, कवियों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि नहीं, आप गुलेंद्र की कविता के उस बिंब को समझिए, वो किसानी का बिंब है, वो जमीन से जुड़ा हुआ बिंब है। तो ऐसे कवि को आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर त्रिपाठी जी ने सम्मानित करने का फैसला किया और उनके निर्णायक मंडल ने फैसला किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं साधुवाद देता हूँ। सार्थवाह पत्रिका जनवादी पत्रिका थी और कई वर्षों तक निकालते रहे। त्रिपाठी जी बहुत काम किए और मुझे यह याद आ रहा है कि राजशेखर जी जो धूमिल जी के मित्र थे, और कई बार पांडे जी हमारे बीच में है, भूमनाथ पांडे जी, तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो धूमिल जी का पहला संग्रह था संसद से सड़क तक, मुझे लगता है कि जो ये कल सुनना मुझे, यह जो संग्रह आया, ये मुझे उससे बहुत अधिक मजबूत लगता है। बराबर मुझे ये भाट करता है कि यह इस संग्रह ने असली धूमिल को सामने रख दिया। धूमिल अपने एक वक्तव्य में कहते हैं, राजशेखर जी ने लिखा, राजशेखर जी ने लिखा है कि धूमिल ने एक बार कहा राजशेखर जी से कि लोग मेरी कविताओं को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं।
लोग मेरी कविताओं को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं और आगे वो लिखते हैं कि पटकथा, जो उनकी लंबी कविता है, पटकथा को पढ़कर आंखें गीली हो जाती हैं और भीतर एक भयानक ठंडी क्रूरता का बोध होता है, जिसे लोग आज नहीं महसूस कर रहे हैं, उसे कल समझेंगे। तो हमको लगता है इसी वजह से पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने इस किताब का नाम कल सुनना मुझे, क्योंकि तुम्हें खुद कह रहे हैं कि आज हमारी कविता को ठीक ढंग से लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कल समझेंगे। नहीं, तो पहले इस किताब का नाम वो था दस्तक था, लेकिन आचार्य बोलेंद्र जी नमस्कार। विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा कि नहीं, पहचान रहे हैं ना? जब धूमिल खुद कह रहे हैं बिना कि चीनी हमारी वाले पी कविता को कल लोग समझेंगे, तो इसको लिखो, कल सुनना मुझे। और थोड़ा आप इनकी कविताओं को आप पढ़िए तो आपको लगता है, धूमिल एक जगह लिखते हैं भी, इसमें है सोचता है कि हमारे पास होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं समझ पा रहे थे लोग? यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, भारत के कम से कम 3-4 बड़े विद्वानों ने ये कहा था कि धूमिल की कविता जैसे पटाखा होता है, पटाखा जला दीजिए, एक आवाज होगी, थोड़ी सी थोड़ा उजाला भी होगा और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो फिर नहीं रहता उसका असर। तो ये धूमिल की कविता पर ये आरोप था अच्छे लोगों का, यह एक तरह का उपेक्षा भाव था और शायद इन्हीं बातों को लेकर धूमिल कह रहे थे कि आज मेरी कविता को आप नहीं समझ रहे हैं, कल समझेंगे। क्यों? क्योंकि धूमिल तो अपनी कविता के माध्यम से किसान चेतना की बात कर रहे थे। वो दरअसल तो किसान चेतना के ही कवि थे, मैं तो ये कहूँगा। और एक बड़ी बेचैनी थी। आचार्य रामचंद्र तिवारी जी गोरखपुर के थे। रामचंद्र तिवारी जी ने कहा एक बार कि कभी के भीतर अगर बेचैनी न हो तो वो फिर बहुत देर तक नहीं टिक सकता। वो ऐसा लिख ही नहीं पाएगा जो देर तक टिके। मुझे लगता है कि धूमिल एक बहुत बेचैन कवि है और वो जनता के दुख दर्द को देखते ही वो बेचैन उठते थे, उसकी मदद को दौड़ते थे। मुझे यहाँ उल्लेख करना होगा, राजशेखर जी ने कल सुनना मुझे भूमिका में उसका संकेत किया है कि धूमिल यहाँ आ रहे, धूमिल का देहावसान हो गया है। राजशेखर जी डॉक्टर रामेश्वर त्रिपाठी जी को साथ लेकर आ रहे हैं। उन्होंने वर्णन किया है कि छमहुआ घाट पर हम लोग उतरे और जो मल्लाह था उससे पूछे, पंचम मल्लाह था, उससे पूछे हम लोग कि भाई धूमिल निकाल। वो मल्लाह वो लिखे, राजशेखर जी लिखते हैं। राजशेखर जी आंसुने जिनकी भाषा में चिंगारियां उठती थी। राजशेखर बहुत बड़े कवि थे, बनारस के कवि थे और धूमिल के मित्र थे। तो वो लिखते हैं कि उस मल्लाह से जब अनजान बन के इन लोगों ने कहा, परिचित नहीं था मल्लाह, चर्चा किया तो कहा कि वो मल्लाह लगभग रोने लगा और उसने कहा क्या, अगर इसमें वो तो अच्छा ही है वो गजब, बहुत गजब लिखा उसने। वो तो साहित्यकार था नहीं, भाई हाँ। अच्छा, वो जब यहाँ आए हैं तो यहाँ के जो घर वाले और गांव वाले लोग धूमिल के बारे में क्या कह रहे हैं, एक के शरीरिया सागर मथत रहे बघवा।
वहाँ पे लोग नहीं, चाची जी चाची जी धूमिल और जी गाँव को लोग भी थे वहाँ पे। तो लोग कह रहे हैं कि एक शरीरिया सागर मथत रहे भगवा। बहुत बड़ी बात है। धूमिल की जो छवि है ये बहुत साहसी और कमजोर लोगों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में है। तो धूमिल केवल सैद्धांतिक रूप से हवाई कवि नहीं थे कि वो कविता में क्रांति कर रहे हैं खाली, वो हम लोगों के लिए लड़ते थे। और वो उस मोल्ला ने यही कहा कि अब गरीबन बदे के लड़ी, गरीबन खातिर के लड़ी। वो वाक्य मुझे अभी नहीं मिला, समझ के रखा था, लेकिन अभी शायद वो कि गरीबन के केवल हाँ गरीब के हाँ दिखे मिल गया। पूरा कह रहा है कि लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया भगवान हमारे पर गजब गिरा दिलन, अब हम गरीबन के केवल हार यहाँ कोई नहीं रह गए। ये धूमिल है। और जब इस धूमिल को आप पहचान लेंगे तो धूमिल की कविता पहचान में आ जाएगी, तब उसमें कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो जनता के कवि थे, जनता से जुड़े हुए कवि थे। और अभी उदय प्रताप कॉलेज में धूमिल जी पर पिछले साल जो गोष्ठी हुई थी तो वहाँ तमाम आलोचक बैठे, तो वहाँ भी हमने चुनौती दे करके कहा आप बताइए कि साठोत्तरी कविता की चर्चा हुई, साठोत्तरी कविता में किसी कवि के पास इतनी समृद्ध और ठोस भाषा नहीं है, किसी के पास नहीं है। या तो वो गद्य हो जाती है या उसमें क्रांति धर्मिता की मात्रा अधिक हो जाती है, लेकिन काव्य तत्व उसमें छूटता सा नजर आता है। जैसे कुएं से जो रस्सी निकलती है, गीली हो तो वहां से छूटती चली जाती है रस्सी, उस तरह कविता छूटती हुई चली जा रही है उनके साथी कवियों से। न वेणुगोपाल के पास वो भाषा है, न आलोक धनवा के पास वो भाषा है, जो धूमिल के पास भाषा है वह नहीं है भाषा। इसीलिए धूमिल बने हुए आगे भी रहेंगे। अब आप देखिए एक छोटा सा वाक्य यहाँ लिखा है, कविता की पंक्ति है कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा। अब ये धूमिल लिख सकते हैं। हाँ, सब नहीं, संभव नहीं। कविता को मुहावरा बना दिया। वो जानते थे कि गांव के लोग मुहावरे की भाषा समझते हैं, गांव के लोग मुहावरे की भाषा समझते हैं, यही उनका लोक है, लोक कविता है। तो धूमिल की कविता लोक की कविता है। अपनी कविताओं को उन्होंने मुहावरा बना करके दे दिया, समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया कि अब इसको लीजिए, ये आपका है, और लोगों ने उसको अपना बना लिया। धूमिल लिखे हैं अपनी कविता और कथ्य और शिल्प को लेकर के लिखते हैं। धूमिल का एक बयान बहुत अच्छा है, आलोचकों के बहुत गंभीर बयान है। वो लिखते अच्छा, इसमें एक अक्षर